हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ कुछ वाइवा क्वेश्चंस। ऐसे वाइवा क्वेश्चंस जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बहुत बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम ऑल्सो अ पीजीटी केमिस्ट्री इन वन ऑफ द रिनाउंड स्कूल ऑफ भोपाल। और मैं भी जब दूसरी जगह एग्जाम लेने के लिए जाती हूँ तो किन क्वेश्चंस को यूजुअली पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चंस मैं आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। राइट, तो अभी देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इट मीन्स हम कहेंगे कि हम बात करने वाले हैं टाइट्रेशन की। हम बात करने वाले हैं टाइट्रेशन की। टाइट्रेशन को ही वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहा जाता है। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पर इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में स्पेसिफिकली हम यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो हमारा टाइट्रेशन है वो है हमारे पास में KMnO4। केमेनो4 का टाइट्रेशन है और इसके साथ में हमने दो रिएजेंट्स यूज करे हैं। और फर्स्ट है मोहर्स सॉल्ट। हमने फर्स्ट क्या यूज किया है? मोहर्स सॉल्ट। और सेकंड जो है वो है ऑक्सैलिक एसिड। तो देखिए बेटा, जब आपके एग्जाम रहेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, उस प्रैक्टिकल एग्जाम में ये आपको ये टाइट्रेशन देंगे। एंड स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट ये टाइट्रेशन आपके टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में है, इसीलिए इस टाइट्रेशन को ध्यान से समझिए और आप देखिए कि आपको क्या क्या समझ में आता है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल क्वेरीज। तो देखिए, मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करती हूँ। आपके एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। राइट, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। राइट, अब फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारा क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन 1 जो है वो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो ये है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को ही एक और नाम दिया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को ही क्या है? एक और नाम दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि वो क्या होता है ना। या फिर हम कहेंगे कि टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, जिसको हम और क्या वर्ड यूज करते हैं? हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या कहते हैं हम उसको? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज टाइट्रेंट। हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज टाइट्रेंट। अब टाइट्रेंट क्या होता है? टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट और इसी को कहा जाता है टाइट्रैंड। तो हमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हम टाइट्रेशन करने वाले हैं, इस टाइट्रेशन में टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेट क्या होता है, या फिर टाइट्रेट का ही दूसरा नाम टाइट्रैंड भी होता है। तो अभी हम देखते हैं। अब देखो, जैसे केमेनोफोर, मोहर सॉल्ट और ऑक्सैलिक एसिड की हम बात करें तो इसमें जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे हैं, इसीलिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। राइट, सो यहाँ पर देखिए, मैं आगे आपको समझाती हूँ कि टाइट्रेंट मतलब क्या होता है। टाइट्रेंट मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगी। टाइट्रेंट मतलब होता है कि द रिएजेंट, ये एक ऐसा रिएजेंट, द रिएजेंट ऑफ एक्यूरेटली, द रिएजेंट ऑफ एक्यूरेटली नोन कॉन्सेंट्रेशन, एक्यूरेटली नोन कॉन्सेंट्रेशन। और एग्जाम में आपको मोहर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पता रहता है या फिर ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन पता रहता है, और इसीलिए टाइट्रेंट क्या होगा इसमें से टाइट्रेंट जो होगा वो होगा मोहर सॉल्ट या फिर होगा ऑक्सैलिक एसिड। या तो मोहर सॉल्ट होगा या फिर ऑक्सैलिक एसिड होगा। राइट, अब देखो दूसरा वर्ड जो आया है हमारे पास में वो है टाइट्रेट और टाइट्रैंड। कौन सा वर्ड आया है? टाइट्रेट और टाइट्रैंड। अब देखो, टाइट्रेट और टाइट्रैंड क्या होता है? टाइट्रेट मतलब होता है ऐसे रिएजेंट, हम क्या कहेंगे, ऐसे सब्सटेंस, ऐसा रिएजेंट जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें डिटरमाइन करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सब्सटेंस, सब्सटेंस substance whose concentration has to be determined, मतलब ये हुआ कि इसमें से आपको किसका
कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिटरमाइन करना है। जैसे हमारे पास में KMnO4 है, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों सिचुएशन में आपको KMnO4 का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना पड़ता है कि उसकी मोलारिटी कितनी है, उसका स्ट्रेंथ कितना है। तो हम लिखेंगे कि टाइट्रेंट मतलब क्या हुआ, मोहर सॉल्ट या ऑक्सैलिक एसिड, और टाइट्रैंड मतलब क्या हुआ कि जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा हमारा KMnO4। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, और वो होगा व्हाट इज परमैग्नोमेट्री। अब परमैग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, ये भी एक टाइट्रेशन को ही कहा जाता है। तो हम कहेंगे परमैग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि परमैग्नोमेट्री इट मीन्स द टाइट्रेशन इन विच, एक ऐसा टाइट्रेशन, द टाइट्रेशन in which KMnO4, the titration in which KMnO4 act as oxidizing agent. The titration in which KMnO4 act as oxidizing agent, और उसे कहा जाएगा परमैग्नोमेट्री, राइट। तो जैसे यहाँ पर ये देखो KMnO4 ही यूज हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, इसलिए ये टाइट्रेशन को परमैग्नोमेट्री टाइट्रेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन क्या पूछते हैं जब भी हम अगर ये टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो होता है यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा वो हो जाएगा कि विच इज रेड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। वो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर जो होगा वो होगा रेड्यूसिंग एजेंट इज, क्या होगा, रेड्यूसिंग एजेंट इज मोहर सॉल्ट। क्या हो जाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसमें से, मोहर सॉल्ट है, रेड्यूसिंग एजेंट इज मोहर सॉल्ट हो जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब भी हमने डिस्कस किया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, यहाँ पर हो जाएगा KMnO4 हो जाएगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब देखो, अब जब ये हो गया तो इसमें सबसे पहले जैसे अब हमने मोहर सॉल्ट यूज किया है, बहुत ही मैं आज जो डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन की, एटलीस्ट आपने इतने क्वेश्चंस भी अगर करके एग्जाम में गए हैं तो आपको एक्सटर्नल कहेंगे कि चलो भाई इस बच्चे ने कुछ तो पढ़कर आया है, राइट। ओके, सो देखो नेक्स्ट है कि मोहर सॉल्ट, राइट केमिकल नेम। देखो उसमें आपको लिखने के लिए भी बोल सकते हैं, बहुत बार एक रफ शीट देते हैं और फिर आपसे बोलते हैं राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट, अब मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, और इसका अगर मैं नेम लिखूं तो नेम हो जाएगा इसका फेरस अमोनियम सल्फेट, या फिर आप इसको अमोनियम फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं। तो फेरस अमोनियम सल्फेट इसका नेम हो जाएगा, क्लियर, ये नेम हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। यहाँ पर आपको ये FeSO4 दिख रहा है और साथ में NH4 होल ट्वाइस SO4 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में ये जो सॉल्ट जो है ये क्या है, एक डबल सॉल्ट है। क्या है, डबल सॉल्ट है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। सो हम लिखेंगे कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FAS भी हम इसको कह सकते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FAS इज लाइट ग्रीन, बहुत ही हल्का सा ग्रीन कलर इसमें होता है। और ये है क्या, ये एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दो सॉल्ट से बना हुआ है।
कौन कौन से दो सॉल्ट्स है, एक है फेरस सल्फेट, दूसरा है अमोनियम सल्फेट। और इसकी एक प्रॉपर प्रिपरेशन रहती है। जो भी आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स जो है आपके सिलेबस में है, आप जो है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में हम लेबोरेटरी में इसको जरूर करवाते हैं। तो ये आपका एक और कॉमन सा क्वेश्चन हो सकता है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला और केमिकल नेम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पूछ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या पूछेंगे, हम ये पूछेंगे कि जैसे कि अब आप एंड पॉइंट क्या होता है ना, किसी भी रिएक्शन का एंड पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट क्या होता है, देखो एंड पॉइंट मतलब होता है द पॉइंट एट विच, क्या कहा हमने, एंड पॉइंट मतलब क्या कहेंगे हम, दी पॉइंट एट विच, the point at which the color change, the point at which the color change of the titration, color change of the titration, color change of the titration becomes visible, becomes visible। तो आप ये देखोगे कि इसमें क्या होता है, कलरलेस से थोड़ा सा परमानेंट लाइट पिंक कलर जो है इसमें डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। और यही होता है एंड पॉइंट ऑफ दैट टाइट्रेशन, मतलब टाइट्रेशन को कहाँ पर रोकना है ये हमें पता होना चाहिए। और ये हम कैसे पता करते हैं, हम देखते हैं कि उसका एंड पॉइंट जो है वो क्या है, राइट। अब देखो एंड पॉइंट तो हमें पता चल गया। अब हमारे पास में एक और कॉमन सा क्वेश्चन इसमें आ सकता है जब भी हम ये करते हैं कि जो अब आप ये जो जनरली टाइट्रेशन जो होता है, टाइट्रेशन में हमने क्या कहा, हम मोहर सॉल्ट यूज करते हैं। तो मोहर सॉल्ट का कलर तो मैंने आपको जनरल बता दिया है, लाइट ग्रीन कलर होता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा है और वो है रिलेटेड टू रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के बीच का रिलेशन जो है वो भी आपसे पूछा जाता है। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो हम लिख लेंगे व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल एन एंड कैपिटल एम, मतलब मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी जो है इसका रिलेशन क्या है। तो हम देख लेते हैं इसका रिलेशन क्या है। इसका रिलेशन जो है वो ये है कि ये जो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी जब आप लेते हो, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन, यहाँ पर आता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस होता है। और इज इक्वल टू ये क्या होता है, n, मतलब अगर मुझे सॉल्व करना रहे तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, n इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू n। एंड व्हाट इज दिस n इज एक्चुअली द n फैक्टर। व्हाट इज n इज एक्चुअली द n फैक्टर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कॉमनली पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है बेटा, जैसे तो देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपने इसके पहले नहीं पढ़े होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्रेम करेंगे वो हो जाएगा व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमें कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन भी आता है कि प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, राइट। प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमें उसका आंसर भी पता होना चाहिए। तो देखो इसका आंसर क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन whose strength is known, जिस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हमें पता है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या करते हैं हम उसको, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब देखो, अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के भी 2 टाइप्स होते हैं, है ना। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है
वो होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या होता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और एक आता है हमारे पास में सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या आता है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब ये होते क्या है? देखो, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसको आप डायरेक्टली वेट करके प्रिपेयर कर सकते हैं ना। जैसे कि मान के चलो आपने जैसे 4.9 ग्राम ऑफ मोहर सॉल्ट लिया, ठीक है, तो आपका जो मोहर सॉल्ट जो बनेगा वो 4.9 ग्राम का ही बनेगा। क्यों? क्योंकि मोहर सॉल्ट जो है ये कोई भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और अगर ये कोई मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा? वो जितना वेट है उसी वेट का वो सॉल्यूशन बना देगा, और ये प्योर भी होता है, ठीक है, और ये इजीली डिकम्पोज्ड भी नहीं होता है और सोल्यूबल भी प्रॉपरली होता है। बट अगर हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात करें तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होता है, जैसे कि अगर मैं KMnO4 की बात करूं या फिर हम बात करते हैं NaOH की, इनका नेचर कैसे होता है? हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या कि ये जनरली एटमॉस्फेयर से क्या कर लेते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिए तो वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, कुछ जो है उसी में सोल्यूबल हो जाते हैं। तो मतलब आपने जितना वेट लिया है उतना वेट वो कंप्लीटली वेट का आप नहीं बना सकते, और इसीलिए उसको कहा जाता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको जो KMnO4 पता होना चाहिए। मोलार मास ऑफ KMnO4 होता है 158 U। और सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ मोलार मास ऑफ KMnO4 तो वो भी हमें पता होना चाहिए। मोलार मास ऑफ KMnO4 जो मोलार मास ऑफ मोहर सॉल्ट जो है, कल की क्लास में हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था। तो मोलार मास ऑफ मोहर सॉल्ट जो होता है वो होता है 392 U, ठीक है। अब ये क्या है? हमें कुछ फॉर्मूलाज में यूज होने वाले हैं, वहां पर हमें मोलार मास की जरूरत पड़ सकती है, राइट। अब देखो, अब हम देखेंगे कि ये जो टाइट्रेशन जो हमने किया है, इस टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं। तो हम इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं? यहाँ पर जो है हम कोई भी एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। ये भी आपको एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच इंडिकेटर यू आर यूजिंग। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? नो एक्सटर्नल इंडिकेटर इज यूज्ड। हम यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर जो है वो यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नो एक्सटर्नल इंडिकेटर इज यूज्ड। अगर हम कोई भी एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज नहीं करते तो फिर हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो हम कहेंगे कि जो KMnO4 जो होता है, KMnO4 एक्टिंग एज अ सेल्फ इंडिकेटर, ये क्या होता है? एज अ सेल्फ इंडिकेटर यूज होता है। अब ये सेल्फ इंडिकेटर क्यों यूज होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से समझिए इस चीज को। सेल्फ इंडिकेटर क्यों होता है? क्योंकि जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो और जब एंड पॉइंट आता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा लाइट पिंक कलर जो आता है, हमारे पास में लाइट पिंक कलर आता है, तो ये लाइट पिंक कलर जो आता है, दैट लाइट पिंक कलर अपीयर्स एट द एंड पॉइंट, ठीक है, एट द एंड पॉइंट, है ना। एंड पॉइंट पे हमें लाइट पिंक कलर अपीयर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट ड्रॉप ऑफ हम कहेंगे लास्ट ड्रॉप ऑफ KMnO4 हम उसमें ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं? लास्ट ड्रॉप ऑफ KMnO4 हम उसमें ऐड करते हैं, और वही उसको क्या करता है? कलर देता है पिंक, और इसीलिए हमें पता चल जाता है कि वहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अब देखो, यहाँ पर बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन और बहुत मैं कहूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटर्नल को जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो डेफिनेटली आप मान के चलिए एक्सटर्नल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और साथ में ही ये क्वेश्चन आपके थियोरेटिकल बेसिस पे भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो क्या क्वेश्चन है वो, ध्यान से समझिए इस चीज को। हमें पता है कि KMnO4 का जो कलर होता है हम इसको पर्पल कलर भी कहते हैं या फिर हम इसको डार्क पिंक भी कहते हैं। तो आपसे एक्सटर्नल यही सबसे पहले पूछेंगे कि ये जो एक KMnO4 का कलर जो है, ये पिंक कलर या फिर पर्पल कलर वर्ड भी यूज किया जा सकता है, कि ये पिंक कलर जो है KMnO4 का, ये किस वजह से? तो हम कहेंगे पिंक कलर इज ड्यू टू। अब ये देखो, ये पिंक कलर ये क्यों होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। पिंक कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, क्यों होता है? देखो, इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझो। अब
अब देखो, अब क्या है हमारे पास में KMnO4 है। अब चलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn जब हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, देखो K की कितनी है +1, Mn की कितनी हो गई, x हो गई, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 × 4 हो जाएगा ये, ठीक है, =0। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn जो है वो आ गई है +7। अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, Ar यहाँ पर हो जाएगा और फिर ये होगा 4s2 3d5। क्या हो जाएगा 4s2 3d5। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ Mn कितना है 25। एटॉमिक नंबर उसका 25 होता है। इस तरीके से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये Mn की सिचुएशन में हुआ, बट अगर हमारे पास में Mn +7 है तो यहाँ पर देखो Ar हो जाएगा और साथ में ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 7 जो है तो यहाँ पर ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है देखो, समझो यहाँ पर ध्यान से समझो। मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ ताकि आपको इसको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये कलर क्यों है, देखो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम ये कहेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर इन Mn +7 स्टेट। जो +7 स्टेट होती है वहां पर Mn कलर का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इट्स डार्क पर्पल या फिर पिंक कलर यहाँ पर अपीयर कैसे होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर ये है कि ये कलर जो मिलता है हमें, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से नहीं मिलता है। तो किससे मिलता है, हम कहेंगे द कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। बेटा जब आप एक्सटर्नल को ये आंसर देते हैं तो एक्सटर्नल वाकई में खुश होते हैं और ये समझा जाता है कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब देखो चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, है ना। चार्ज ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। अब देखो ये हमारे पास में Mn है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच्ड है और एक ये जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब इसके पास में क्या है, Mn के पास में क्या है, देखो ये जो Mn जो है, इस Mn के पास में आपको दिखेगा वेकेंट ऑर्बिटल। इसके पास में क्या दिखता है हमें, वेकेंट डी ऑर्बिटल दिखता है हमें, वेकेंट डी ऑर्बिटल दिखता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। जब वेकेंट डी ऑर्बिटल है इट मीन्स ये चार्ज जो है ये इसके ऊपर शिफ्ट होगा और यहाँ से यहाँ पर आता है, मतलब ये मूवमेंट होता है और जिसकी वजह से वहां पर क्या आता है, कलर आता है, KMnO4 को कलर आ जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका KMnO4 टाइट्रेशन में। स्पेसिफिकली आपको KMnO4 से रिलेटेड कलर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है बेटा, और साथ में ही एक्सटर्नल भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो पिंक कलर जो है ये KMnO4 का ये क्यों है, ठीक है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं समझाती हूँ आपको इसके आगे वाला टॉपिक, ठीक है। जब आप ये टाइट्रेशन करते हैं, है ना, जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो आपने टाइट्रेशन में देखा है कि हम क्या करते हैं, जैसे आपने व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं हम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं ना। मैंने अपने इसमें समझाया है, उसमें अच्छे से मैंने बताया है कि जब हम करते हैं तब किस तरीके से हम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, व्हाइल प्रिपेयरिंग, क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जब आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन रहा है, व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, H2SO4 is being added, why H2SO4 is being added, H2SO4 को ऐड क्यों किया जाता है। तो हम क्या देखेंगे कि H2SO4 को हम ऐड क्यों कर रहे हैं। देखो H2SO4 को हम इसीलिए ऐड करते हैं, हम कहेंगे टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस, टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ
Fe2 पॉजिटिव आयंस, Fe2 पॉजिटिव आयंस। अदरवाइज अगर ये हाइड्रोलिसिस हो गया तो रिएक्शन करने से पहले Fe2 पॉजिटिव आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे Fe3+ में, और इन आयंस का कलर होता है लाइट ग्रीन। हमेशा याद रखो, जो ये आयंस होते हैं इनका कलर होता है लाइट ग्रीन, और ये आयंस जो होते हैं इनका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कौन सा कलर होता है इनका? रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। इन आयंस का नाम होता है फेरस आयंस। इस आयंस का नाम क्या होता है? फेरस आयन। और ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये फेरिक आयंस होते हैं। तो हम जो टाइट्रेशन जो कर रहे हैं, तो टाइट्रेशन में अगर पहले ही फेरस आयंस अगर फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं तो फिर हमारा टाइट्रेशन तो कुछ प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाएगा, है ना। हम वो रिएक्शन प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, उसमें H2SO4 ऐड करते हैं। एक और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन इसमें बनता है जो हमें पता होना चाहिए। जब हम रीडिंग्स लेना स्टार्ट करते हैं तो रीडिंग्स स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, वी आर एडिंग 1 फुल टेस्ट ट्यूब ऑफ while doing titration, while titrating हम वर्ड यूज कर सकते हैं, while titrating why we are adding, while titrating why we are adding 1 full test tube, 1 full test tube of 4NH2SO4। देखो अब भी हमने देखा था कि हम पहले भी डालते हैं, अब ये दोबारा डाल रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप दोबारा क्यों ऐड कर रहे हो, है ना। आप दोबारा इसको क्यों ऐड कर रहे हो? तो इसका आंसर भी हम बता सकते हैं कि हम दोबारा क्यों ऐड कर रहे हैं। बिकॉज वाई वी आर एडिंग दैट वन, बिकॉज टू प्रोवाइड, और हम बिकॉज दिस H2SO4 provides acidic medium, H2SO4 provides acidic medium, H2SO4 जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने से क्या होगा कि KMnO4 जो है, KMnO4 ये एसिडिक मीडियम में, KMnO4 क्या करता है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। कितने देता है? 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। और जब ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है तो यही 5 नेसेंट ऑक्सीजन हमें रेडॉक्स टाइट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हेल्पफुल रहता है ना, कंप्लीट करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। बिकॉज हम अगर हम रेडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं या फिर हम न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो ये न्यूट्रल मीडियम में भी उतने नेसेंट ऑक्सीजन नहीं दे सकता। जैसे कि अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं तो एसिडिक मीडियम में 5 देता है। उसके बाद में अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं, ये बात सब KMnO4 की ही हो रही है, तो बेसिक मीडियम में ये सिर्फ 1 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। क्या करता है? सिर्फ 1 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। और यही अगर न्यूट्रल मीडियम अगर हो तो न्यूट्रल मीडियम में 3 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। और हमारे लिए क्या हमेशा से बेटर रहता है कि एसिडिक मीडियम हो, ज़्यादा नेसेंट ऑक्सीजन मिले और उस टाइट्रेशन को प्रॉपर रिजल्ट हमें मिल सके। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हम जो इन बिटवीन ऐड करते हैं H2SO4, ये H2SO4 उसको क्या प्रोवाइड करता है, ये H2SO4 उसको एसिडिक मीडियम जो है वो प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, इसके साथ में ही आप क्या करेंगे, इसके साथ में ही आप जितने भी क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा, और जो भी कुछ डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं डेफिनेटली आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगी। होप सो कि आज का वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।